अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में बात करते हैं कल वाशिंगटन डीसी में दुनिया की डिप्लोमेसी की तारीख का अजीबो गरीब वाकया हुआ। आप सब लोग टीवी स्क्रीन पे देख चुके हैं कि सदर ट्रंप और उनके नायब सदर ने किस तरीके से यूक्रेन के सदर जेलेंस्की को बुलाकर जील किया व्हाइट हाउस के अंदर। लेकिन हम बात करेंगे कि इस वाकये के बाद वाशिंगटन डीसी में कल क्या होता रहा, अमेरिका क्या चाहता है, यूरोपीय ताकतें क्या चाहती हैं, इस मामले के हवाले से दुनिया आगे किस तरफ जा रही है, हम आगे चलेंगे। दूसरा मौजू हमारा होगा कि एक सैयदजादे का कत्ल पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप के सरबराह राव अब्दुल रहीम एडवोकेट जो हैं उनके खिलाफ साबित हो चुका, तमाम शवाहिद मंजर आम पे लाए जा चुके। फैक्ट फोकस ने रिपोर्ट किया, लेकिन उस बेसिस पे रिपोर्ट किया जो कि पुलिस की, इस्लामाबाद पुलिस की साबित शुदा फाइंडिंग्स थी। लेकिन इसके बाद अब इस रिपोर्टिंग के बाद साफ ज़ाहिर है कि एक पूरा महाज खड़ा किया जा रहा है फैक्ट फोकस के खिलाफ भी, और इस रिपोर्ट के बाद एक फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है। अदालतों के अंदर क्या हो रहा है, मीडिया के अंदर क्या हो रहा है, आपके साथ चंद अपडेट शेयर करते हैं। इसी तरह हम बात करेंगे हामिदुल हक हक्कानी के कत्ल के हवाले से जो कल वाकया हुआ पाकिस्तान में अखौड़ा खटक में जुम्मे की नमाज के बाद। इस हवाले से मेरा मौजूद ये होगा कि आईएसआई किस तरीके से मजहबी लोगों को, खुसूसन मजहबी लोगों को जो तारीख में कब कब इस्तेमाल किया और फिर वो किस तरीके से खत्म हुए, बहुत अहम दिलचस्प हकाइक आपके सामने शेयर करेंगे। जो कि खुसूसन इनके वालिद जो थे समीउल हक, जब उनको कत्ल किया गया था, उस हवाले से कौन कौन से किरदार थे, आईएसआई के कौन कौन से लोग मीडिया के राब्ते में आए थे, आपके साथ ये तमाम तफसील शेयर करेंगे। बात वाशिंगटन डीसी से ही शुरू करते हैं। बाद लोगों इस चीज को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन ये एक अफसोसनाक वाकया, एक मुल्क के सदर को बुलाकर व्हाइट हाउस में बुलाकर, अपने घर में आप किसी को भी मेहमान बुलाएं। मैं एक डिप्लोमेसी से हट के बात कर रहा हूँ, एक समझने की बात है कि आप जब आपके घर कोई आया बैठा हो तो वो आपके उसमें तसर्रुफ में होता है, आप उसको जलील भी करना चाहें तो कर सकते हैं, ये आपका ज़र्फ होता है। और डिप्लोमेसी में भी यही बात होती है कि कभी भी आप किसी सोवरियन को, किसी दूसरे मुल्क के सोवरियन आपके मुल्क के अंदर अगर वाशिंगटन डीसी में आया हुआ है ना, तो आप उसको किसी भी हवाले से इस तरह से उसको बेइज्जत कर सकते हैं जिस तरह कल किया गया। और ना ही कोई और, बात लोग तो यहाँ तक मीडिया के बाद लोगों ने ये खबर चलाई कि गिरफ्तारी की बात है, सोवरियन अरेस्ट हो ही नहीं सकता किसी भी हवाले से, और जो हुआ वहाँ पे वो भी अजीबोगरीब एक वाकया था। लेकिन सदर ट्रंप से इससे बहुत ज़्यादा की तवक्को भी की जा सकती है। जिस तरह की शख्सियत के वो मालिक हैं, शायद इस तरह के चंद मजीद सीन्स हमें आने वाले दिनों में भी देखने को मिले। जो मजाज है वो तो यही बताता है। अगर आपने गुफ्तगू गौर से देखी तो यकीनन आपको ये एहसास थोड़ा सा सुन के भी हो गया होगा, एक वेल प्लान्ड जो था, ये सारी एक्सरसाइज थी मीडिया की मौजूदगी के अंदर। वो तमाम बातें जो खुसूसन नायब सदर जो हैं जेडी वैंस उन्होंने की, पता लग रहा था कि उनकी पहले डिस्कशन हुई है सदर डोनाल्ड ट्रंप से, उन्होंने तय किया है कि ये बातें करनी है, मीडिया के सामने करनी है और बेइज्जत करने की एक कोशिश जो है वो करनी है, और फिर वो बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से की भी गई। अब बात यह है कि ये मामला क्या है। बुनियादी तौर पर अमेरिका ये चाहता है कि यहाँ पे ये जंग बंद हो जाए, ताकि जो यूक्रेन जो है वो अपने तौर पे तो रूस से नहीं लड़ सकता, उसको मदद की ज़रूरत है, नेटो की मदद की ज़रूरत है। अब नेटो से मुराद बहुत सारे यूरोपीय ममालिक भी हैं, लेकिन अमेरिका साफ ज़ाहिर है कि सबसे अहम मुल्क है। अब ये सब कुछ जो भी सदर बाइडन के दौर में होता रहा, जो भी रशिया के आगे डिजाइन्स थे उनको रोकने के लिए, बल्कि ये हमले के पीछे अगर आप रोल देखें, आपको बुनियादी रोल अमेरिका का नजर आता है जंग को शुरू करवाने के अंदर। अब यह है कि जंग तो शुरू हो गई और अमेरिका ने मदद भी की, और अमेरिका का तो नहीं खैर, लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि 360 अरब डॉलर जो हैं वो यूक्रेन को दिए गए, 360 अरब डॉलर। और ये जितने भी पैसे दिए जाते हैं साफ ज़ाहिर कांग्रेस की मंजूरी के साथ दिए जाते हैं, और सबसे अहम बात यह है कि ये बतौर ग्रांट दिए गए, बतौर एड दिए गए, इसमें कोई कर्जे का या लोन का कंसेप्ट नहीं था। ये साफ ज़ाहिर है जो भी जंग लड़ी जा रही थी ये पूरा वेस्टर्न पावर्स का एक उसमें एक इंटरेस्ट था, और जेलेंस्की तो साफ ज़ाहिर है कि वो एक बफर जोन में उस जगह पे मौजूद थे, और उसमें उन्हीं को साफ ज़ाहिर है कि लड़ना था। 1.5 मिलियन 15 लाख लोग जो हैं यूक्रेन के पिछले 3 सालों में मारे गए, लेकिन जो भी अमेरिका की तरफ से मदद की गई, बाकी मुल्कों की तरफ से मदद की गई, उसके नतीजे में यूक्रेन ने यकीनी तौर पर रशिया को भी नुकसान पहुंचाया। रशिया के भी तकरीबन 500,000 फौजी मारे गए हैं पिछले 3 साल के अंदर, ऑलमोस्ट तकरीबन ये फिगर्स हैं। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि रशिया ने भी इन्वेड किए हुए हैं कुछ एरियाज को, और यहाँ तक कि यूक्रेन भी रूस के कुछ छोटे से एक हिस्से के ऊपर अब भी इस वक्त भी यूक्रेन भी काबिज है। एक शहर है बकायदा रशिया का जो कि यूक्रेन के कब्जे में है, इवन इन दिस मोमेंट जब हम बात कर रहे हैं। अब बात यह है
कि अमेरिका चाहता है कि अब ये सब कुछ स्टॉप हो जाए, हम पैसे मजीद ना दें। सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने पैसों के हवाले से, अमेरिकन टैक्स पेयर मनी के हवाले से अपना बहुत ज्यादा कंसर्न शो कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मजीद पैसे ना जाएं। और उल्टा वो जो पैसे गए हैं वो कह रहे हैं कि ये कर्ज है, ये आप हमें वापस करें। ज़ेलेंस्की कहते हैं कि हमें तो कोई 86 बिलियन डॉलर मिले हैं, उनका दावा 360 का है, उनका 86 का है कि हमें तो इतने मिले हैं। बाकी सब जरा प्रेसिडेंट ट्रंप का यही मतलब है कि जो असला भेजते रहे हैं और जो उसके ऊपर अमेरिका का ओवरऑल एक्सपेंस आया है और वो उनसे वसूल करना चाहते हैं, जो कि सदर ट्रंप की बात असूली तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी, इखलाकी तौर पर भी और बैनुल अक़वामी कवानीन की रोशनी में भी बिल्कुल गलत है। एक लोन एक प्रॉपर एग्रीमेंट होता है, आप लोन बताकर लेते हैं और एक टर्म्स के तहत लेते हैं, कोई लोन वाली बात नहीं थी। ये दावा भी बिल्कुल गलत है। अब सदर ज़ेलेंस्की का क्या कहना है? ये चाहते हैं, जो पिछले दिनों में आपने सुना होगा सऊदी अरब के अंदर अमेरिका और रशिया का राब्ता हुआ है, तो उसके अंदर जो उनकी पीस का जो एग्रीमेंट है, जो पीस डील वहां पे हुई यूक्रेन की मुदाखलत के बगैर, वो क्या है? ये असल पॉइंट है इस सारी बात को समझने के लिए कि वहां पे उन्होंने ये तय कर लिया कि जो जहां पे है वहीं पे वो जो है वो सीज फायर हो जाए। अब रशिया बहुत सारे एरियाज में 2014 में कुछ हिस्सा इन्वेड किया, फिर इस दौरान इस जंग में जब हमला हुआ तो अच्छा खासा यूक्रेन का हिस्सा उनके पास है। अमेरिका ये चाहता है कि यहीं पे हो जाए, जो जिसके पास है वो उसी तरह उसको आप कंट्रोल लाइन बना दें। लेकिन बात ये है कि ज़ेलेंस्की कहते हैं कि नहीं, जब तक ये 2014 की पोजीशन पे वापस नहीं जाता रशिया तो हम जंग में रहेंगे। अब ये बहुत ही एक मतलब ये बुनियादी नुक्ता है, जो इख्तलाफ है, अगर आप गौर से सुन रहे थे सारी बात को, तो ये इख्तलाफ है बुनियादी तौर पे कि जो अमेरिका है वो चाहता है कि जितना हिस्सा रशिया ने कब्जा कर लिया वो रशिया को दे दें, अब बस खत्म करें, ये कंट्रोल लाइन बनाएं, ताकि इनको ये है कि जल्द से जल्द मामला खत्म हो, हमारे डॉलर जाने बंद हो। वो ये कहते हैं कि हम किसी भी सूरत में हार नहीं मानेंगे। बुनियादी तौर पर यह बात भी हकीकत है कि ज़ेलेंस्की अपने सर के ऊपर, यूक्रेन अपने सर के ऊपर जो है वो नहीं लड़ सकता, वो इस जंग को तूल नहीं दे सकता। अगर यूरोपीय फोर्सेस भी उसके साथ मिल जाएं तब भी उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। अमेरिका एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे एक रोल प्ले कर रहा था, रशिया के यकीनी तौर पे डिजाइन्स थे, एग्रेसिवली एक्ट किया सदर पुतिन ने जब उन्होंने हमला किया। उसको अगर रोका ना जाए तो उस हवाले से भी खैर बहुत से लोगों के जो मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स इस तरह के भी हैं कि इनका जो किरदार था यूक्रेन का उस वक्त वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था और रशिया जो है उसके बिल्कुल भी कोई ऐसे डिज़ाइन नहीं थे कि वो यूक्रेन से आगे मतलब कोई चीज़ करना चाह रहा है। अब इस वक्त इस जंग की वजह से यूरोप के ऊपर ओवरऑल बहुत इम्पैक्ट पड़ा। कल के वाक़े के बाद इम्पैक्ट जो पड़ा वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उनकी इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई, महंगाई है यूरोप में जब से यूक्रेन वाला मसला हल हुआ है। जो भी चीजें वो यूक्रेन से ले रहे थे या रशिया से ले रहे थे, उस पूरी जो सप्लाई चेन थी उसके ऊपर इफेक्ट आया, ओवरऑल कॉस्ट जो है वो बढ़ गई। इसके अलावा साफ ज़ाहिर है कि यूरोपियन नेशंस के रशिया की पॉलिसीज और उसकी जो अग्रेसिव मामलात हैं रशिया के, उसके हवाले से कंसर्न्स हैं। कल की मीटिंग के बाद यूरोपियन यूनियन से जितने भी मुतल्लक ममालिक हैं उन्होंने ज़्यादातर ममालिक ने ज़ेलेंस्की के साथ ज़ाहिर यकजहती किया और यहाँ तक कॉल किया गया यूरोपियन यूनियन के की जो फॉरेन अफेयर्स की जो डिप्लोमेसी की हेड है उनकी तरफ से कि दुनिया को एक नए लीडर की ज़रूरत है। यानी कि अमेरिका जो एक रोल प्ले कर रहा था वो रोल प्ले करना नहीं चाहता और उसकी वजह से अब मामलात ख़राब होंगे। ये कल वाक़या ये भी हुआ कि यहाँ तक रिपोर्ट किया गया बाद हवालों से कि ज़ेलेंस्की को जब साफ ज़ाहिर है कि उसके बाद जो खाने का प्रोग्राम था इस हीटेड डिबेट के बाद वो तो नहीं हो सका और ज़ेलेंस्की उठ के चले गए। मीडिया ने, खुसूसन फॉक्स न्यूज़ ने तो ये रिपोर्ट किया कि उनको ज़बरदस्ती वहां से निकाल दिया गया है। हकाइक क्या है इस हवाले से बहुत ही वाज़ेह सूरत हमारे सामने नहीं है, लेकिन व्हाइट हाउस से जाने के बाद एक अजीबो गरीब वाक़या हुआ। ज़ेलेंस्की के निकलते के फार ही जो वाशिंगटन डीसी की एयर स्पेस थी ये बंद कर दी गई। मीडिया ने ये रिपोर्ट किया और बहुत सारे लोग ये कहते रहे कि बुनियादी तौर पर ज़ेलेंस्की को हिरासत में ले लिया गया है। हिरासत में तो नहीं लिया गया था और ना ही कोई हिरासत वाली बात थी, लेकिन ऐसा तासुर जरूर उभरा कि उनकी मूवमेंट के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। यानी कि वो वहां से डायरेक्टली ट्रेवल करके एयरपोर्ट आके, रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट जो कि अर्लिंगटन में है वाशिंगटन डीसी के बिल्कुल साथ, तो वहां से वो फ्लाई करके वापस यूक्रेन चले जाएं, ये भी मुमकिन नहीं था क्योंकि एयर स्पेस बंद कर दी गई थी। बहुत सारे रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए थे। बहुत लंबी देर तक वाशिंगटन डीसी की मुख्तलिफ रोड, वाशिंगटन डीसी और उससे मुत्तसिल जो शहर है उनकी
अहम रोड विच वर लीडिंग टूवर्ड्स दैट प्लेस, व्हाइट हाउस, और जहां पे ज़ेलेंस्की जो सफारत खाना है यूक्रेन का, तमाम रोड्स जो हैं उनको तारीख में पहली मरतबा बंद किया गया। बहुत ही बड़ा क्योस हुआ, बहुत कम रिपोर्ट हुआ है इसके हवाले से, लेकिन इसका बहुत सारे लोग जो मीडिया से रिलेटेड हैं उनकी क्यास अराई ये थी कि बुनियादी तौर पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसको गिरफ्तार तो नहीं कर सकती, साफ ज़ाहिर है एक सोवरियन है यहाँ पे विजिट कर रहा है, तो उसको मबूस रख के बेसिकली वो उसको प्रेशराइज करना चाहते हैं ज़ेलेंस्की को कि जो डील सऊदी अरब में जाके अमेरिका और रशिया ने साइन की है वो उसके ऊपर साइन कर दे। ये चीज मुसलसल फैली, एक बड़ी ही जबरदस्त डिबेट डिस्कशन स्टार्ट हो गई, लेकिन 2 घंटे के बाद वो खोल दी गई एयर स्पेस। अब वो जब खोल दी गई तो फिर एक बड़ी दिलचस्प खबर है वो भी आई, और वो खबर मैं आपको दिखाता हूं स्क्रीन के ऊपर कि ये दावा ये किया गया कि उसी वक्त जो है सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हेलीकॉप्टर के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह जाना था, और चूंकि जनवरी में एक वाकया हुआ था, मिड एयर कोलिजन हुआ था एक हेलीकॉप्टर का और एक जहाज का, तो वो सेफ्टी मेजर के तौर पे वो किया गया। हो सकता है ये बात दुरुस्त हो, लेकिन ये बाद में होता रहा। आखिरी इत्तलात के मुताबिक अभी तक अमेरिका के किसी मीडिया हाउस ने, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, CNN, BBC, न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट, किसी ने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया कि ज़ेलेंस्की क्या चले गए हैं। बाद रिपोर्ट्स ऐसी जरूर हैं सोशल मीडिया पे कि वो वाशिंगटन डीसी से चले गए हैं ज़ेलेंस्की, लेकिन कोई मेन मीडिया हाउस रिपोर्ट नहीं कर रहा। इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी उनका वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे बहुत अहम असर होगा। हम अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे इस मामले से। आगे चलते हैं। बहुत अहम मामला, फैक्ट फोकस ने रिपोर्ट किया कि ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप के सरबराह एडवोकेट अब्दुल रहीम जो है, राव अब्दुल रहीम जो है, उन्होंने, आपको मालूम है, उन्होंने और उनके ग्रुप के अंदर शामिल बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान भर में सैकड़ों लोगों को तौहीन मजहब के ज्यादातर झूठे केसेस के अंदर फैलाया। आपको ये रिपोर्ट किया कि उनमें से 400 लोग जो हैं वो नौजवान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो इसी हवाले से जो मामला चल रहे थे आपको रिपोर्ट करके बताया गया कि ये किस तरह से ऑपरेट करता है, लोगों को खुद उठाता है, पकड़ता है, उनके मोबाइल अपने तसल्लुफ में जितने भी केसेस हैं वो सारे पहले राव अब्दुल रहीम के ग्रुप के लोगों के पास जाते हैं, फिर 1 या 2 दिन के बाद FIA के साइबर क्राइम विंग के हवाले किए जाते हैं। वो मोबाइल जिनसे बाद में साबित करना होता है उन्होंने कि जी यहाँ से कोई मटेरियल कंटेंट शेयर किया गया है। ये ध्यान में रखिएगा, आपको बारहा बताया, बहुत अहम बात है कि कंटेंट क्रिएट करने के हवाले से कोई इल्जाम उस तरीके से है ही नहीं, ना ही किसी केस के अंदर साबित किया जाता है। सिर्फ वो अगर किसी से शेयर हो गया या ट्रैप करके शेयर करवाया गया है तो उसकी बुनियाद के ऊपर लोगों को फंसाया जा रहा है, मजहबी इश्तियाल पैदा किया जा रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और एक तासुब देने की कोशिश की जा रही है एक ऐसे मौके के ऊपर कि बजाय आप ये बात करें, सामने आएं और बैठें, लोगों को बताएं, अच्छी बातें बताएं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप बताएं मोहब्बत का जो सबक है इस्लाम का वो बताएं, आप ये बताएं कि ये रिलीजन ऑफ पीस है, दुनिया के सामने ये चीज रखें। कोई गलत तासुर अगर पैदा कर रहा है आप उसको दुरुस्त करें। उल्टा मैंने रिपोर्टिंग की है, मेरे ऊपर झूठ के और फतवे और मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बातें और मेरे मजहब के बारे में पता नहीं क्या क्या बातें, कैसे कैसे लोग हैं, बजाय अपने नबी से मोहब्बत का इजहार करने, बजाय इस मसले को खत्म करने के आग और इश्तियाल फैलाने की भरपूर कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन अब मामला जो है वो बहुत दिलचस्प मसले में दाखिल हो गया जब से फैक्ट फोकस ने रिपोर्ट किया कि तमाम हकाइक बताए कि किस तरीके से एक नौजवान बच्चे को, एक सैयदजादे को इस्लामाबाद के अंदर ज़िबा किया गया, कत्ल किया गया, पूरी शवाहिद के साथ बताया गया कि उसको बुलाने वाला शख्स भी उसके मोबाइल पर फोन करके टेक्निकल एविडेंस मौजूद है, इस्लामाबाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है कि वो बुलाने वाला शख्स भी वो बिलासपुर में बिजनेस उसका सरबराह राव अब्दुल रहीम है और वो जिस तरफ लेके जाता है उस बंदे को और जहां उसकी डेड बॉडी मिलती है पूरी उसकी मूवमेंट मोबाइल के उसके ऊपर है। बाद में बिलासपुर में बिजनेस ग्रुप का एक अहम रुकन मुदस्सिर शाह जो कि FIA के अंदर अफसर भी है, 3 मेन लोग हैं बिलासपुर में बिजनेस ग्रुप के सरबराह जो हैं, साफ ज़ाहिर है सामने तो राव अब्दुल रहीम है लेकिन असल सरबराह जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज, ये मुदस्सिर शाह, यहाँ से और बहुत सारे अफसर हैं साइबर क्राइम विंग के मुख्तलिफ शहरों में जो हिस्सा हैं, लेकिन मेन किरदार जो है वो जुडिशरी की तरफ से जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज हैं, FIA की तरफ से मुदस्सिर शाह नामी अफसर हैं और इधर से राव अब्दुल रहीम जो कि एक वकील के तौर पे काम करते हैं। और ये 20 लोग इनके साथ हैं, नफरतें फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, मजहबी इश्तियाल पैदा करने की कोशिश करते हैं अपने मकासद हासिल करने के लिए। आपके सामने कत्ल का मामला है, ब्लास्फेमी का, जो भी ये कहते हैं ब्लास्फेमी केसेस चल रहे हैं, चलें आप चलाएं आगे, सिर्फ प्रोसीजरल चंद लैप्सेज हुए हैं उसके ऊपर एक रिपोर्ट्स आई हैं मुख्तलिफ इदारों की। फैक्ट फोकस ने रिपोर्ट किया, NCHR ने रिपोर्ट किया और पुलिस की रिपोर्ट है कि आप
एक कमीशन बना के वो जो लैप्सेस हैं उनके ऊपर कोई फैसला आ जाए कि क्या गलत तरीके से FIA के लोगों ने कोई एक्ट किया या नहीं किया, उसके ऊपर पूरी वो कैंपेन चल गई। बहरहाल वो मामला अलहदा है, अभी मामला कत्ल का है कि मुदस्सिर शाह ने लाहौर से बैठ के इस्लामाबाद में चलने वाले कत्ल केस में मुदाखलत की। जब वो कामयाब नहीं हुआ पुलिस को मिसलीड करने में, तो वो इस्लामाबाद आया और इस्लामाबाद आकर उसने उस बच्चे के वालिद जो कि अपने बेटे के कत्ल के केस में मुद्दई था, उसके खिलाफ तौहीन रसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा दर्ज किया, उसके घर पे रेड किया, तमाम शवाहिद फैक्ट फोकस ने आपके सामने रखे और उसके बाद उससे पुलिस के सामने बयान दिलवाया गया। ये हकाइक इसकी वजह से अब जो है वो फ्रस्ट्रेशन इंतहा पे पहुंच चुकी। मुख्तलिफ वाक़यात हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जो है वो कल काफ़ी सारे वकील गए और जस्टिस सरदार जो एजाज इसहाक साहब हैं उनकी अदालत के अंदर गड़बड़ करने की कोशिश की गई और बाद में बाहर आके एक झूठी खबर फैलाई गई कि जो कमीशन बनाने का फैसला था उसको उन्होंने मुअत्तल कर दिया। कोई ऐसा फैसला बिल्कुल नहीं किया और फैसला अपनी जगह पे मौजूद है। ये सिर्फ फैक्ट फोकस ने नहीं कहा था, ये नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने भी बाद में रिपोर्ट जारी की। जो पंजाब पुलिस की रिपोर्ट थी उसके अंदर भी यही था कि चूंकि प्रोसीजरल लैप्सेस हैं, इसके अंदर एनोमलीज हैं, इसके अंदर एक नेक्सस नजर आता है। FIA साइबर क्राइम विंग मेन डर्टी रोल प्ले कर रहा है। इस हवाले से FIA का रोल बहुत ही नेगेटिव है। FIA के अफसर मिले हुए हैं, उनके मफादात हैं, वो जहनी तौर पे पागल और मजबूर हैं। तो ये सारी चीजें जो है इसकी बुनियाद के ऊपर कमीशन की बात थी। अब एक तरफ तो इन्होंने वहां पे ये झूठी खबर फैलाई इस्लामाबाद के हवाले से, और दूसरी तरफ एक बड़ी दिलचस्प बात है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये डॉन अखबार में ये रिपोर्ट शाया हुई है और वजी अहमद शेख इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट स्टेज एक्शन ऑन NCHR रिपोर्ट ऑन ब्लास्फेमी केसेस, ये इसकी हेडलाइन है। मैं आपको खबर पढ़ के नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि हो क्या रहा है। इसका जो हेडलाइन है, इसका जो खबर है मेन, वो ये लाहौर हाई कोर्ट हैज स्टेड any possible adverse action on the basis of the report of the National Commission for Human Rights carrying recommendation to deal with the blasphemy cases in Pakistan। अगर आपने गौर से सुना है, उसने आपको टाइम नहीं बताया कि ये किस दिन ऑर्डर पास हुआ है। मैं एक और फिक्रा पढ़ देता हूँ। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज पास द ऑर्डर ऑन अ पिटीशन बाय फलां 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 बंदा द इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑफ तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत फोरम हु वाज एग्रीव्ड बाय द सम ऑब्जर्वेशंस गिवन इन द NCR रिपोर्ट। ये दूसरा पैरा था, इसके अंदर भी उन्होंने टाइम नहीं बताया। आज छपी है, 1 मार्च को छपी है, यानी समझ आ रहा है कि एक दिन पहले की प्रोसीडिंग होती है ना, तो आप रिपोर्ट करते हैं अखबार में। तो अब ये वाली बात तो नहीं थी, कल तो कोई प्रोसीडिंग इस तरह की नहीं हुई थी। अब डॉन जैसा अखबार, जो बहुत अच्छा अखबार है, पाकिस्तान का सफ़े अव्वल का अखबार है और इस तरह के इश्यूज में बहुत ही कंसर्न होता है हमेशा डॉन, और अच्छी रिपोर्टिंग आती है डॉन में। वो मजहबी इश्तियाल को फैलाने वाले अखबारों में बिल्कुल नहीं है। लेकिन देखिए ये ज्यादती की गई है। अब चूंकि कत्ल साबित हो गया है, सब तमाम एविडेंस फैक्ट फोकस सामने लेके आ गया है कि ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप का सरबरा जो है वो इस तरह से सैयद ज़ादे के कत्ल में मुलव्वस है, सैयद अब्दुल्ला शाह के कत्ल में मुलव्वस है, तमाम एविडेंस कर दिया है। और फैक्ट फोकस ने यह कहा कि हमारी तो ये रिपोर्ट है, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आप देख लें, सारी हम उसके ऊपर बेस कर रहे हैं और तमाम टेक्निकल एविडेंस आपके सामने रखा है। तो अब ये रिपोर्ट कर रहे हैं। अब आप आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको आगे जाके नजर आएगा एक जगह पे, मीनवाइल नो एडवर्स एक्शन बी टेकन ऑन द रिपोर्ट ऑफ NCHR द जज सेड इन हिज ऑर्डर ऑन February 24 हेयरिंग। यानी कि ये इतने दिन पहले एक वाकया हुआ था। अब चूंकि फैक्ट फोकस की रिपोर्ट आ गई है, ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप का सरबरा जो है उसके बारे में सारी चीजें हो गई हैं, तो अब जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज जो खुद ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप का हिस्सा हैं, जो मुसलसल रिमशा मसीह केस जो 2012 में हुआ उसके खिलाफ वकील बने, झूठे साबित हुए, रिमशा मसीह के खिलाफ जो कुरान का सफा जलाने का इल्जाम था 10 साल बच्ची पे झूठा साबित हुआ, वही शख्स हाई कोर्ट का जज बना, मुसलसल वो केसेस लेता है। जब अब्दुल्ला शाह का कत्ल का मामला तफ्तीश जो है बिल्कुल आगे चली गई, साबित हो गया, तो इन्होंने अपनी अदालत में वो पिटीशन जो थी राव अब्दुल रहीम इनकी अदालत में लेके गए और वो लगी, और इन्होंने रोजाना की बुनियाद पर रेडिकुलस ऑर्डर्स पास करना शुरू किए और पुलिस के ऊपर दबाव ताकि रहे और राव का नाम जो है वो इस तरीके से आए और वो उस कत्ल केस से किसी तरीके से निकल जाए, जिसमें जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज कामयाब भी हुए। अब ये 24 का ऑर्डर है। पहली बात है, इस तरह के जज को जो कि ब्लास्फेमी एक्टिविस्ट पहले रहा हो, अब हो, उसके सामने इस तरह केसेस जाने नहीं चाहिए। कोई भी वकील इस चीज को पढ़ ले, मेरे लिए काबिल एहतराम है वजी अहमद शेख, मैं उनके ऊपर उनकी रिपोर्टिंग पे एतराज जरूर कर रहा हूं, लेकिन यकीनी तौर पे बहरहाल ये चीज जिस तरीके से 4 दिन बाद रिपोर्ट करवाई गई डॉन में, लाहौर हाई कोर्ट स्टेज
एक्शन ऑन एनसीएचआर रिपोर्ट गलत खबर है, ऐसा कोई स्टे पास नहीं किया गया, झूठी खबर है, बेबुनियाद खबर है। एग्जैक्ट मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूं, मैं आपको ये दिखा भी रहा हूं स्क्रीन के ऊपर, ये एग्जैक्ट ऑर्डर का हिस्सा है। कोई एडवर्स एक्शन इस रिपोर्ट के ऊपर नहीं लिया जाएगा। अब एक्शन क्या है? एडवर्स एक्शन यानी कि उसके अंदर जो फाइंडिंग है उसकी बुनियाद पे अगर कोई इम्प्लीकेट हो रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, ये स्टे नहीं होता। बुनियादी तौर पे बात क्या है कि वो जो रिपोर्ट है वो एक अदारे की रिपोर्ट है, उसकी फाइंडिंग है वो अपनी जगह पे मौजूद है। वो रिपोर्ट जिनके ऊपर झूठे ब्लास्फेमी केसेस बनाए गए हैं वो लेके अदालतों के सामने जा रहे हैं ना, जब वो अदालतों के सामने जा रहे हैं तो वो बतौर सबूत पेश कर रहे हैं, तो वो अब भी पेश कर सकते हैं। कोई इसको ये सेटिसाइड तो नहीं किया। स्टे का मतलब होता है कि जी उसको अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता अगले मौके तक। उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की। एनसीएचआर की रिपोर्ट इन प्लेस है, उसको तमाम लोग कोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बतौर एविडेंस अदालत में पेश कर सकते हैं। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने भी जो लिखा था अपने बायस की वजह से लिखा, जितना लिखा वो ये है कि उसके नतीजे में जो ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप के लोग इन्वॉल्व हैं अभी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना। तो रिपोर्ट तो अपनी जगह पे इन प्लेस है ना। तो ये अजीबोगरीब मतलब हेडलाइन डॉन ने छापी और बहुत ही अफसोसनाक ये वाकया है। आप कह लें कि इस हवाले से कि जो ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप एक्सपोज हो रहा है, अब मीडिया के इदारे भी के अंदर से भी चंद लोग जो है वो इस हवाले से काम कर रहे हैं। इसी तरह से जो चौधरी अब्दुल अजीज की अदालत है, इसके अंदर बुनियादी तौर पर वो रिलाय जो पूरा जज साहब कर रहे हैं ना इस वक्त के, पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच की जो रिपोर्ट है वो तमाम फैक्ट्स को नरेट करती है जो हो रहा है। फैक्ट फोकस की रिपोर्टिंग ने वो जितने पॉइंट्स कह रही है पुलिस उसको एविडेंस से साबित कर दिया, जो जुलाई 2024 की रिपोर्ट थी। अब बात यह है कि कत्ल वाला मामला भी उसके अंदर मेंशन था लेकिन एविडेंस नहीं था। अब फैक्ट फोकस की रिपोर्ट ने एविडेंस भी दे दिया, यानी कि पूरी पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट लफज ब लफज जो है वो साबित हो गई, एविडेंस प्रोड्यूस कर दिया फैक्ट फोकस ने। अब उसके बाद एफआईए ने एक अपनी रिपोर्ट की कि जी ये जो पंजाब पुलिस वाले कह रहे हैं ना इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, तो हम इसके ऊपर नहीं मान चलते। अब जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज जो कि ब्लास्फेमी एक्टिविस्ट हैं, जो कि जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज जो कि ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप का हिस्सा है, वो कर क्या रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जी वो पूरा रिलाय उनका एफआईए की रिपोर्ट के ऊपर है। अरे भाई एफआईए तो मुजरम है, एफआईए तो मुजरम है। एफआईए के बारे में तो रिपोर्ट है कि एफआईए के साइबर क्राइम विंग के लोग मुजरमाना तौर पे साइबर ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप के लोगों के साथ, कनाइवेंस के साथ लोगों को, शहरियों को, बच्चों को फंसा रहे हैं। तो आप एफआईए की रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं? मतलब राव अब्दुल अजीज जो है उनकी अदालत है और जो ये साहब हैं राव अब्दुल रहीम जिन्होंने कत्ल किया हुआ है बच्चों को, साबित हो गया, इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्टिंग है, वो मुद्दई है। तो वही फैज साहब वाली बात ही याद आ जाती है कि बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें, किससे मुंसिफी चाहें। बहरहाल नाज़रीन अगले मौजू के ऊपर चलते हैं और ये मौजू है आईएसआई किस तरीके से इस्तेमाल करती है लोगों को, खुसूसन मजहबी लोगों को, और बाद में उनको एलिमिनेट कर देती है। बहुत सारे वाकयात हैं पाकिस्तान की तारीख के, लेकिन एक मशहूर वाकया साहब आपको पता है किस तरीके से लाल मस्जिद जो है वो डेकेड्स आईएसआई अपने गढ़ के तौर पे इस्तेमाल करती रही, शिद्दत पसंदी फैलाने के लिए पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल करती रही। एक गढ़ होता था, एक अड्डा होता था, आईएसआई का दफ्तर होता था बेसिकली लाल मस्जिद। ये दोनों भाई जो गाजी अब्दुल रशीद थे और ये अब्दुल अजीज जो भी हैं, ये मतलब है कि एजेंसियों के हाथों में थ्रू आउट खेलते चले रहे। और हमने देखा कि फिर जब फौज का इख्तलाफ हुआ तो फौज ने किस तरीके से फास्फोरस इस्तेमाल करते हुए और पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करते हुए कितने वहां पे बच्चों का कत्लेआम किया और किस तरीके से गाजी अब्दुल रशीद को भी वहां पे मार दिया गया। अब बात यह है कि जब आप इस्तेमाल होते हैं आईएसआई के लिए तो ये वाली चीजें अल्टीमेटली होती हैं। मौलाना समीउल हक के बारे में मैं कोई फतवे नहीं दूंगा, मैं सिर्फ हकाइक बयान करूंगा आपके सामने कि आपको पता है कि आईएसआई का सबसे मेन एसेट वो थे। मेरे से ज्यादा मेरे सुनने वाले जानते हैं कि खोड़ा खटक का जो मदरसा है उससे तालिबान वहां से पैदा हुए, वहां से जन्म लिया तालिबान ने। किस तरीके से पूरे खित्ते के अंदर इंतहा पसंदी की बुनियाद जो है वो इस मदरसे के जरिए रखी गई। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से किस तमाम लोग जो है वो आईएसआई के हाथों इस्तेमाल होते रहे। एक्सक्यूज मी, मौलाना समीउल हक की तो पूरी जो सियासत थी वो साफ ज़ाहिर है कि वो डिपेंडेंट थी इस चीज़ के ऊपर कि वो आईएसआई के साथ चलते थे और आईएसआई के लिए इस्तेमाल होते थे, और जो भी जेयूआई के अंदर भी उनकी पॉलिटिक्स थी वो आईएसआई के कहने के ऊपर ही होती थी। लेकिन अल्टीमेटली वो खिलाफ हुए, आईएसआई के साथ उनके कुछ मामला खराब हुए, तो आपको पता है कि फिर उनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए। मेरे सुनने वाले जानते हैं, मैं आई विल नॉट माइनस द वर्ड्स कि उनके ऊपर सेक्स के हवाले से इल्ज़ाम लगाए गए, उनको मतलब दूसरे बच्चों के साथ या दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व होने का इल्ज़ाम आईएसआई की तरफ से लगाया गया। आप समझ रहे होंगे मेरे सुनने वाले कि मैं अपनी तरफ से एक माशरे में फैली हुई एक जो
बात है मैं वो कर रहा हूँ, मैं नहीं वो बात कर रहा, मैं अब आपको स्पेसिफिक एविडेंस के साथ बात करता हूँ। और वो स्पेसिफिक एविडेंस ये है कि जिस दिन मौलाना समीउल हक का रावलपिंडी में कत्ल हो गया, 2018 की बात है, नवंबर की शायद, तो उसके बाद आपको याद होगा कि ISI के लोगों ने खुद जो वीडियोस थी वो सहाफियों के मोबाइलों पर भेजी थी। और आपको पता है कि वो जहाँ पे मौलाना समीउल हक की डेड बॉडी पड़ी थी, वहाँ चारों तरफ शराब, आपको बहुत सारे लोगों को याद आ रहा होगा, मैं 6-7 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि वो शराब की बोतलें पड़ी हैं या नहीं पड़ी थी मुझे नहीं पता, ISI के लोगों ने आगे पहुंचाई, सदर ISI के लोग ही सबसे पहले वहां पहुंचे। अब जो मारने वाला था, आपको पता होगा कि मारने वाले पे भी यही इल्जाम लगाया गया कि बेसिकली मौलाना समीउल हक उसके साथ, मतलब जो ISI के लोगों ने बताया साथियों को, मैं जानबूझ के बता रहा हूं, आप में से बाद लोगों को ये बात मायूब लगेगी लेकिन ये सच है, ये सुनना चाहिए ताकि पता लगे कि ये एजेंसियां किस तरह ऑपरेट करती है, मजहबी लोगों के लिए सबक हो। ISI के लोगों ने लोगों को बताया, सहाफियों को बताया कि ये उसके साथ सेक्स के फेल में मतलब करना चाह रहे थे और वो उसमें मतलब गुस्से में आ गया और उसने फिर कत्ल कर दिया। ये बातें ISI के लोगों ने, वो जो वीडियोस थी जहां शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं मौलाना समीउल हक की डेड बॉडी के पास, वो वीडियोस जारी करते हुए ये वाली बात भी बताई। और इसी तरह उन्होंने ये भी बताया, और मतलब साफ है कि आप समझते हैं कि पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में लड़के और लड़के के सेक्स के हवाले से एक बड़ी मायूब बात ये समझी जाती है कि कौन सेक्स कर रहा है कौन नहीं कर रहा। तो उसमें मौलाना समीउल हक पे ये था कि जी वो सेक्स करवाते थे ना उससे, और वो जब ये बातें मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि ISI ये चीजें शेयर करती है एविडेंस के साथ सहाफियों से मौलाना समीउल हक की मौत के बाद। यार आपकी कितनी दुश्मनी हो किसी बंदे से, जिस दिन वो मर गया है उस दिन तो उसको माफ कर दें। ये वाली चीजें थी जो ISI के लोग जो है वो करते थे। मौलाना हमीदुल हक का कल वाकया हुआ, इस हवाले से अब शवाहिद जो है, इन्वेस्टिगेशन जो है, उससे पहले कोई बात करना मुश्किल है, लेकिन ये सबक है इन लोगों के लिए कि आज भी ये बिल्कुल इस्लाम का जो असल पैगाम है, मोहब्बत फैलाने का पैगाम जो है, अगर उस तरफ आ जाएं, मजहब को उसी चीज में रखें कि ये गर्दनें काटने के लिए नहीं है, ये ISI के लिए इदारों के इस्तेमाल होने के लिए, उनका टाउट बन जाने, उनके मकासद के लिए इस्तेमाल होने के लिए नहीं है। जो असल काम है वो बिल्कुल करें, कोई भी उन पर एतराज नहीं करेगा। नाज़रीन, ये चंद हकाइक थे आपके साथ शेयर किए, कल फिर मुलाकात होती है।